एनडीटीवी के डायरेक्टर, सीईओ और एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपको नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना है और आपकी बात यहाँ पर दर्शकों तक पहुँचे। आपने इस भाषण को किस तरह से देखा? क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोड मैप रखा है, वो क्या कुछ संदेश देता है? ये बहुत ही पावर पैक्ड स्पीच थी और इसमें इन्होंने एक वाक्य यूज़ किया, डिज़ाइन इन इंडिया। तो अगर हम लोगों की बातचीत का मुझे हेडर लगाना हो तो मैं कहूँगा कि मोदी का नया डिज़ाइन क्या है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद दरअसल लोगों के मन में ये सवाल था कि जो नया नैरेटिव बन रहा है इसमें मोदी अब क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विंटेज मोदी इज़ बैक विथ सेम विगर दैट ही ऑलवेज हैज़। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो विकसित भारत की बात कही है उसमें उन्होंने हमारे जो एनडीटीवी का एक शो है उसकी अगर बात करें, लेफ्ट राइट सेंटर, तो लेफ्ट राइट सेंटर ये तीनों स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करना है, इस जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, ज़्यादा इंक्लूसिव तरीके से वो कैसे कैप्चर करें, ये उनका बड़ा फ्रेमवर्क था। उसका डिटेल क्या है? विकसित भारत से स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम का शब्द इस्तेमाल जो उन्होंने किया है बार बार, वो उस एम्बिशन को, जो नई ऊर्जा भारत के लोगों में है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको और सुलगाने के लिए आज उन्होंने काफ़ी एक तरीके का एक्शन पैक्ड एजेंडा आपके सामने रखा है। आप उसको बारीकी से देखिएगा तो पाइएगा कि रोजगार के लिए क्या करने की ज़रूरत है। इसमें विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे जो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, और गवर्नेंस की वो चीज़ें जो दिखलाई नहीं पड़ती, उस पर उन्होंने फोकस किया है और एक नया एजेंडा सामने रखा है जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस और स्टेट लेवल पे अगर तेजी से काम नहीं होगा तो भारत के बड़े एम्बिशियस एजेंडा को डिलीवर करने में बहुत समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 लाख यूनिट्स हैं गवर्नेंस की, और 3 लाख यूनिट्स अगर दो रिफॉर्म भी करें तो 25-30 लाख रिफॉर्म हो सकते हैं। और रिफॉर्म के बारे में उन्होंने एक सफाई दी है कि ये पिंक पेपर के आर्थिक भारी भरकम शब्दावली वाले, खबर बनाने वाले घटनाक्रम नहीं है, ये बहुत डीपर काम होने जा रहा है और इसके लिए नए किस्म के रिफॉर्म आएंगे जो हर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क डालें। तो ये तो हुआ जो डेवलपमेंट का एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, उस पर जोशीले मोदी, अगेन जैसा मैंने कहा कि ही इज़ बैक विथ सेम विगर, वो उन्होंने जब इसका जिक्र किया कि ये जब सिविल कोड की बात आती है तो कम्युनल शब्द का इस्तेमाल क्यों करें, सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करें। ये सबसे बड़ी हेडलाइन है जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है। दूसरी बड़ी हेडलाइन है कि जो लोग भारत की तरक्की से परेशान होते हैं, निगेटिव काम करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी हैं, और इस पर मेरा हमला पूरे बड़े जोर शोर से जारी रहने वाला है। ये चेतावनी पिछले दिनों के जो घटनाक्रम हुए हैं उसके जवाब में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दे रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी, इस हेडलाइन को पहले भी वो दे चुके हैं, लेकिन मार्क करिएगा, गौर करिएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जी, पॉलिटिक्स का दूसरा आयाम यह है कि उन्होंने जनरली जब वो बात करते हैं तो बहुत सारे इलाकों की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, लेकिन इसमें पूरे स्पीच में उन्होंने सिर्फ एक राज्य का जिक्र किया और एक शहर का जिक्र किया, एक इलाके का जिक्र किया, वो था बिहार और नालंदा। वो एजुकेशन के बारे में था। और चर्चा करेंगे विकास, आप कुछ और पूछना चाहें तो। जी, जो आपने बातें कही, पूरे जो प्रधानमंत्री का लंबा भाषण था, जो संदेश था, उसको आपने एक तरह से छलनी से छान की सब दर्शकों के सामने रख दिया कि इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सी राजनीतिक हेडलाइन है जिस पे आगे डिस्कशन होगा और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस पर बिजनेस फर्टिनिटी को काम करना है। एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और आपने भी उसको काफ़ी जोर दिया उस पर कि चुनौतियां बहुत हैं, बाहरी चुनौतियां भी हैं और भीतरी चुनौतियां भी हैं। और अगर उस भाषण के आगे के सीक्वेंस को देखें तो उन्होंने उसके बाद भ्रष्टाचार का जिक्र किया, उसके बाद बांग्लादेश की घटना का जिक्र किया। तो इस पूरे सीक्वेंस से आप क्या समझते हैं? क्या उन्होंने देश की बाहरी शक्तियां जो देश में इस समय पूर्ण बहुमत की बीजेपी की अकेले सरकार नहीं है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिशों की तरफ इशारा किया है, बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई उनकी है पिछले कुछ सालों में, उस पर भी
किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश ना हो, उसका भी कन्विक्शन उन्होंने दिखाया? बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बिना भारत के लोगों को ये बताया है कि जो बाहर की चुनौतियां हैं उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सजग हैं और उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में जाहिर है, क्योंकि मोदी जी की पॉलिसी हमेशा रही है नेबरहुड फर्स्ट, उसमें एक सेटबैक है बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ है, और भारत में उसकी चिंता जाहिर तौर पर है, पूरी दुनिया में है। उसको वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि हम भारत के तौर पर बांग्लादेश के वेलविशर हैं, और एक प्रकार से नए निजाम को ये बता रहे हैं कि आपको किस रास्ते पर, सुख और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि आपकी भी तरक्की हो। लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि हम बहुत नज़दीकी से इन घटनाओं को देख रहे हैं और जो ज़रूरी होगा वो हम करेंगे, और देश को भी आश्वस्त किया है कि हमको पता है कि अगल बगल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम हर घटना को, हर चीज़ को संभालने के लिए तैयार हैं। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत चलते चलते उन्होंने कहा कि भारत जब आजकल एयर स्ट्राइक करता है तो युवाओं को गर्व होता है। ये बहुत पुराना संदर्भ है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं कि हर प्रकार की तैयारी वो हमेशा रखते हैं। जी, संजय जी, आपने एक बात कही कि जो गोल्डन एरा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने कहा कि जो भारत का युवा है वो इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, इस अपॉर्चुनिटी को उसको पकड़ भी लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वो इंटर्नशिप जैसी योजना भी लेके आए हैं। राज्य सरकारों को भी इस अपॉर्चुनिटी को कैश कराने के लिए अपने यहाँ रेड कारपेट करनी पड़ेगी, और उन्होंने कहा तीसरे टर्म में उनसे जो मिलने लोग आ रहे हैं वो बड़ी तादाद में विदेशी निवेशक हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो निश्चित रूप से भारत जो है वो 2047 के जो टारगेट है उसको हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें पेच कहाँ दिख रहा है, रोड़ा कहाँ दिख रहा है? रोड़ा यहाँ पर कहीं नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है कि ये तीसरा टर्म है मोदी जी का, और उसमें इस बार एग्जीक्यूशन की स्पीड और फोकस बहुत ज़रूरी है, ये बात उनको पता है। और उनकी अगर जो पूरी स्पीच आप देखें और जो डिटेलिंग है उसकी, आप उसको भारत सरकार के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के लिए दिशा निर्देश मान सकते हैं कि किस तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ब्रेक डाउन किया है, और उसको हम अगर गिनाना शुरू करेंगे तो करीब करीब उनकी स्पीच अगर 100 मिनट की थी तो हमारी बातचीत भी 100 मिनट की हो जाएगी। उन्होंने इस डिटेल तक बात कही है कि 75,000 मेडिकल स्टूडेंट्स की व्यवस्था करने के लिए, ताकि लोग बाहर पढ़ने न जाएं, यहीं पढ़ाई करें। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि ग्लोबल जॉब मार्केट में भी भारत के युवा बड़े पैमाने पर जाने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए मजबूरी में बाहर न जाना पड़े। स्किल के लिए जो कमी है यहाँ पर, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जो बात है, ये सबसे बड़ा फास्ट ट्रैक काम है। ये इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन से जुड़ा हुआ है, सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के रोल के बारे में वो बहुत ज़्यादा सजग हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो बड़ी छलांग लगानी है उसमें सबको जुट करके, सारे स्टेक होल्डर को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। उन्होंने डिटेल दिए हैं, जब ये उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आने की दिलचस्पी ले रहे हैं, तो बता रहे हैं कि अब यहाँ मोबाइल फ़ोन भी बनने लगा है, सेमीकंडक्टर के चिप भी हम यहाँ बनाएंगे, एआई का हम दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल हो सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने गिनाई हैं। प्रोडक्शन की क्वालिटी सुधारने, कॉम्पिटिटिव बनने और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करने पर भी उन्होंने फोकस किया है, क्योंकि देखिए अमीरी कैसे आती है, जब आप अपना सामान दूसरों को बेच करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन के इंजन पे चलेगी, चल रही है, ये चुनौती उनकी सबसे बड़ी है, जिसको वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसके लिए जो करना ज़रूरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको उन्होंने बहुत ज़ोर से एक तरीके से अंडरलाइन किया है। जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो एफडीआई लाना उनको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा सामान बना के एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। नौकरियां, इसीलिए रोज़गार और स्वरोजगार की बात कही, कई सारे आंकड़े दिए कि नौकरियां क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। भारत की समस्या मूल रूप से बड़े कैपेसिटी बिल्डिंग की है। अगर ग्लोबल मौजूदगी हमको हमारी बढ़ानी है, या हमारा हिस्सा कारोबार में बढ़ाना है, ग्लोबल कारोबार में, उसके लिए, और उस पर मुझे ये दिख रहा है, आपको याद होगा अभी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, शायद कुछ दिनों में ये हेडलाइन आ जाएगी
कि 100 और 125 दिनों का जो टाइम टेबल बनाने की बात थी कि हम उसमें क्या करेंगे बता दिया जाएगा, संभवतः उस पर काम चल रहा होगा। इस स्पीच से चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनने से लेके जो मोदी जी बीच में कुछ संदर्भों में जो भी आयोजन उन्होंने किए होंगे, आज का स्पीच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, स्पेसिफिक है, प्लेटिट्यूड वाला नहीं है। इससे पीछे आप देखेंगे तो पाएंगे कि करीबन 100 या 1000 स्विच है किसी एक मदर स्विच बोर्ड पे, जिसको एक साथ चालू करने की ज़रूरत है। इस पर उनका फोकस है। जी। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि पैसा कब आता है, जब आप अपना सामान एक्सपोर्ट करने लगते हैं। और एक तस्वीर परसों आई थी जिसमें 1600 सुजुकी की गाड़ियां जो है वो जापान जा रही थी शिप से, और भारत अब उस स्थिति पे है कि वो अपना सामान अच्छे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। भले ही अभी ऐसी कंपनियां हों जो विदेश से यहाँ पर आई हैं और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद विदेश में ले जा रही हैं, लेकिन अदानी का पोर्ट भी तैयार है, केरल में मदरशिप भी आ चुका है, तो बड़े जो एक्सपोर्ट हैं वो भी यहाँ से बढ़ेंगे। लेकिन कौन से सेक्टर हैं जिस पर फोकस होगा? इस स्पीच से कुछ आपको आइडिया मिला? सरकार अगले 1 साल में कौन से सेक्टर्स पर फोकस करने जा रही है? डिफेंस सेक्टर की तो बात जोर शोर से कही प्रधानमंत्री ने। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़रूरी सवाल पूछा है। इस पर ध्यान दीजिए, एजेंडा कितना हेवी है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है और आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। ग्रीन एनर्जी में पेरिस के टारगेट को सरपास कर चुका है भारत, ये मोदी जी ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि नेट ज़ीरो की तरफ जाने की हमारी यात्रा सबसे तेज़ है, तो वो ग्रीन एनर्जी की बदौलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली बड़ी पारी जो खेलनी है, उसमें पोर्ट से लेके एयरपोर्ट से लेकर के गांव की सड़कों से लेकर के जितने बड़ी ज़रूरी काम हैं और जो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने पर जो जोर लगाना है। एग्रीकल्चर की बात भी उन्होंने कही, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने इसमें ऐड किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो दूसरे कई आयाम हैं, बिजली और पानी और सड़क के अलावा, जो कि एक भारत की सेंचुरी बनाने वाला भारत तैयार करें, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, नए शहर बसाने का काम करे। तो उन्होंने ये डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी का एक बहुत ही एम्बिशियस एजेंडा दोबारा दोहराया है। पहले भी ये बात सरकार बता चुकी थी, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उनको मालूम है कि अब फास्ट ट्रैक पे काम करना पड़ेगा, गाड़ी को बिल्कुल टॉप गियर पे डालना पड़ेगा। बिल्कुल, टॉप गियर पर गाड़ी जब तक नहीं आएगी तब तक वो रफ्तार नहीं आएगी जो देश को इस समय ज़रूरत है, और उसका पिकअप तो बन चुका है। संजय जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देश का जो राजनीतिक एजेंडा है वो भी सेट किया है, और अगले कुछ दिनों इसी के आसपास राजनीति घूमने वाली है। और जिस शब्द का इस्तेमाल किया समान नागरिक संहिता की जगह, उन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल किया सेकुलर सिविल कोड। तो आप इसके आसपास राजनीति किस तरह से घूमते हुए देख रहे हैं, और इस प्रधानमंत्री के इस भाषण के इस अंश का क्या असर पड़ने वाला भारतीय राजनीति पर? तो जैसा मैंने कहा, मैं फिर से उसको थोड़ा और कोशिश करता हूं कि ठीक से साफ करके बता सकूं। प्रधानमंत्री जी बहुत सारे इलाकों का, स्पेसिफिक चीज़ों का जिक्र करते हैं, इसमें वो जिक्र मिनिमल था। इनकी पूरी नई शब्दावली मॉडर्न इंडिया के बड़े एम्बिशन को डिफाइन करने वाली और एनर्जाइज करने वाली शब्दावली है। लेकिन जवान, किसान, महिला, गरीब, दलित, आदिवासी, मछली पालक, पशुपालक, जंगल और पहाड़ में रहने वाले लोग, ये उनकी सेगमेंट कैटरिंग का दूसरा लेयर था। तीसरा लेयर, बिना राज्यों का जिक्र किए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अपनी मातृभाषा में हायर एजुकेशन भारत में एक समस्या रही है और इसको वो कैसे बड़े पैमाने पर अटैक करने जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ, संभवतः यह सिग्नल दक्षिण के राज्यों के लिए आप समझ सकते हैं। सामने झारखंड का चुनाव है, तो उसका जिक्र उन्होंने कैसे किया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, उसका जिक्र करके उन्होंने अपनी जो सिग्नलिंग पॉलिटिकल करनी चाहिए वो उन्होंने किया। लेकिन जो बात मुझे सबसे मज़ेदार और एक्चुअली बहुत ही सीरियस और बहुत ज़रूरी लगी, वो है जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि में पॉलिटिक्स से कोई लेना देना न हो, उन परिवारों के 1 लाख नौजवान तैयार करना। और उन 1 लाख नौजवान को सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सभी पार्टियां
उसको लें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको तैयार करें। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर अटैक, परिवारवाद और जातिवाद पर अटैक उनका कमज़ोर या कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है कोएलिशन की राजनीति के फ्रेमवर्क में काम करने के बावजूद। और जो दूसरी चीज़ मुझे इसमें लगता है कि होने जा रही है वो ये है कि इस कोएलिशन में जो कंसेंसस की बात करनी है, उसके लिए जो इंक्लूसिविटी की बात करनी है, वो जो सबका साथ सबका विकास वाला उनका एक स्लोगन रहा है, उसको वो और गंभीरता से अंजाम देते हुए दिखाएंगे। एक शब्द का जिक्र उन्होंने किया है और इस पर ये मेरी एक टिप्पणी है, वो ये है कि जातिवाद सही है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद किस तरह का, जो बात आज उन्होंने ज़्यादा डिटेल में टच नहीं की, लेकिन संविधान का जिक्र किया, जल्दी इंसाफ का जिक्र किया, उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय ज़्यादा बड़ी लड़ाई, ज़्यादा चुनौती भरा एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब सरकार ने पलटने का नहीं, बल्कि ये कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे जहाँ तक क्रीमी लेयर विद इन SC/ST को लागू करने का सवाल है। भले ही स्पीच में न कहा हो, लेकिन जातियों के जरिए विषमता की भारत की कहानी हकीकत है। इस हकीकत को बीजेपी ने एक्नॉलेज नए ढंग से किया है। अपने को दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पिछड़ों की पार्टी बनाने का कार्यक्रम उसका जारी है। लेकिन सामाजिक न्याय की सरकारी और गैर सरकारी तंत्र के जरिए अगर तेज डिलीवरी नहीं हुई तो दिक्कतें हैं। ये बात भी सरकार के पूरे विमर्श को देखें, नॉट ओनली दिस स्पीच, तो वो बड़ी साफ है और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है। जी, एक महत्वपूर्ण बात जो राजनीतिक के आसपास घूमती है वो वन नेशन वन इलेक्शन है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, कोलिशन की सरकार है और ऐसे राज्य भी शामिल हैं जहां पर चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हुए, या तो बाद में होंगे या पहले हो चुके हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए इस टेन्योर में उसको लागू करना। 2029 का चुनाव ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हो सकता है। जो आप इस वक्त संसद का कंस्ट्रक्ट देख रहे हैं, कंपोजिशन देख रहे हैं, उसको देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर पाना एक बड़ी चुनौती का काम है। लेकिन बीजेपी इसको लेकर के चूंकि बहुत सीरियस है, जाहिर है कि कंसेंसस बनाने के लिए वो बहुत बड़ी कोशिशें करेगी। और ये डिबेट बड़ी सिंपल है। एक तरफ ये है कि पॉलिटिक्स बाजी, राजनीति बाजी के चक्कर में प्रोग्रेस का काम नहीं हो पाता, क्योंकि चुनाव जीतने का ही काम पॉलिटिकल पार्टियां करते रहती हैं। भारत की 8 से 10% ग्रोथ की छलांग लगातार अगले 10-20 साल चले, इसके लिए ज़रूरी है कि एक राजनीतिक स्थिरता रहे। लेकिन राजनीतिक स्थिरता इज इक्वल टू एक सरकार की स्थिरता, एक सत्तारूढ़ पार्टी की स्थिरता? शायद नहीं। अगर ये भारत का लोकतंत्र कोलाहल वाला है और कई चुनाव होते हैं, तो इसको एक साथ, एक मुश्त, एक पैकेज में 5 साल का साइकिल तो नहीं बनाया जा सकता। मुझे ये कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आती है। अगर राजनीतिक नियत ठीक हो तो स्थिरता और पॉलिसी की स्थिरता लाई जा सकती है। इसीलिए कोलाहल भरे लोकतंत्र में और बहुत ही सैनिटाइज्ड लोकतंत्र में मुझे चुनना हो तो मैं कोलाहल वाला लोकतंत्र चुनूंगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं आप संजय पुगलिया जी। और आप लोग है ना प्रधानमंत्री के भाषण के पीछे छिपे हुए संदेश को समझना भी चाहते हैं, और आप जिस तरह से उसको समझा रहे हैं, रख रहे हैं, निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन उनका हो रहा है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं होगा। लेकिन इस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए कितने रोज़गार के अवसर छिपे हुए हैं जो हमारे नौजवानों को इसमें आने के लिए प्रेरित करेंगे या उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे? बहुत ज़बरदस्त। देखिए, इसमें एक पेनफुल पॉइंट क्या है? पेनफुल पॉइंट ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे शहरों की दशा आजकल हम रोज़ दुनिया भर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कहीं भी बाढ़ आ रही है, कहीं भी लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं भी कुछ भी अतिरेक वाली घटनाएं, कुदरती घटनाएं हो रही हैं। ये सारी मजबूती क्यों नहीं हो पाई?
क्योंकि लोकतंत्र के तीसरे पायदान के बारे में हम जो सजग वोटर हैं, जो लोकसभा और विधानसभा के लिए जिस जोश के साथ वोट करते हैं, उस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं करते। ये एक बहुत ही पेनफुल पॉइंट है, ये असंतोष का बड़ा पॉइंट है। चूंकि गांव में रोजगार नहीं है तो लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर में लोग समा नहीं सकते। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई से ज़्यादा मुझे कोई शहर पसंद नहीं, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि मुंबई एक तरीके से ढह रहा है, कोलैप्स हो रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, जबकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत चल रहे हैं। इसीलिए जिसको कहते हैं सुपर फास्ट ट्रैक एजेंडा, क्योंकि हम और आप नौकरियां के लिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतनी मोटी तनख्वाहों के बावजूद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और मोदी जी ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र कई बार किया है। उनको ये पता है कि अब युवा शहर जा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें और उनकी बेसिक लाइफ ठीक रहे उसके लिए इनेबलिंग माहौल नहीं है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग जिस एनर्जी से काम कर सकते हैं कर नहीं पाएंगे। इसका दूसरा हिस्सा देखिए, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर से लोगों को दूसरे विकल्पों की तरफ ले जाना भी चुनौती का काम है, और फिर वो ये भी बताते हैं कि पोषण कितना बड़ा काम है। भारत में प्रोटीन की समस्या और बीमारी की समस्या एक रियल चैलेंज है, इसको भी वो रेखांकित कर रहे हैं। इसीलिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही या इनविजिबल की बात मैंने कही, या जो डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ज़रूरतें हैं, उसको लेकर के सरकार अवेयर बहुत है, लेकिन जिस स्पीड पर काम होना चाहिए ये बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए। और यहाँ कोई भी देर, भारत की पब्लिक अब उसको बेचैनी के साथ देख रही है कि आप कैसे एड्रेस करेंगे। उनको देरी से बहुत नुकसान होने वाला है, ये बात पॉलिटिकल क्लास, खास करके ये सत्तारूढ़ एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से समझता है। बिल्कुल। संजय जी, आपने बात कही कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस और स्टेट गवर्नेंस, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, और इसके बिना निवेशक जो है वो भारत की तरफ आकर्षित तो होगा, लेकिन अगर उसको ग्राउंड पर रेड कारपेट वेलकमिंग नहीं मिलेगी या उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होगा, तो ये निवेशक बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। किस तरह की यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि पीएम ने भी अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार इसके लिए तैयार रहें, तो कहाँ पर राज्य सरकारों की ओर से कमी दिखती है जिनमें सुधार की गुंजाइश है बहुत ज़्यादा? बहुत साफ है इसका। एक पहले गवर्नेंस वाला हिस्सा, फिर पॉलिटिकल हिस्सा। गवर्नेंस वाले हिस्से में यह है कि लैंड और लेबर, मोदी जी ने जिक्र किया आज लैंड का, और उन्होंने ये कहा कि जो भी निवेशक आएंगे वो किस पार्टी की सरकार है महत्वपूर्ण नहीं है, आप ही के राज्यों में आएंगे। एक तरफ चुनाव की और सत्ता हासिल करने की लड़ाई बीजेपी और दूसरी पार्टियों में, विपक्ष की पार्टियों में, इनके अपने एलाइज के साथ एक संघर्ष चलता रहेगा, समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जितने डेफ्ट पॉलिटिशियन हैं उसको जानते हुए आप ये कयास लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन को, इस कोलिशन एरा में भी अपने विरोधी राज्यों में भी वो इनिशिएटिव सीज करके रखें, ये अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है। इसीलिए पता लगेगा कि है तो विरोधी राज्य की सरकार, विरोधी पार्टी वहाँ पर शासन कर रही है, लेकिन एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर वहाँ जा रहा है। वो तेलंगाना जा रहा है, वो आंध्रा जा रहा है, वो तमिलनाडु जा रहा है, वो कर्नाटक जा रहा है, वो केरल जा रहा है, लेकिन शायद वो अब यूपी भी जाएगा। इस प्रकार से वो ये बता रहे हैं कि राज्यों में कैपेसिटी बिल्डिंग, रिफॉर्म के काम, लैंड और लेबर, क्विक परमिशंस, ये सब ज़रूरी हिस्से हैं जो अब आपको करना है। राज्यों के बीच में आपस में कंपटीशन है, अब उनकी मजबूरी है कि करेंगे, वरना वो वहाँ से निकाल बाहर किए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया जो मुझे लगता है कि हम लोगों को वॉच करना चाहिए। जब उन्होंने डिज़ाइन का और एनिमेशन का और एआई का जिक्र किया, इसका फ़र्क किन सेक्टर्स में, किन इलाकों पर पड़ेगा। पूरी की पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, उससे जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में भारत संभवतः बाकी जो हार्ड मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर होते हैं उसके अलावा एक नई नज़र से देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पे कुछ होमवर्क कर रही है, और आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़ी हेडलाइन सामने आने वाली हैं, बड़े एक्शन होने वाले हैं। बड़े एक्शन और बड़े हेडलाइन आने वाली हैं। एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से कही 3 लाख यूनिट हैं देश में, और अगर 2-2 रिफॉर्म भी करेंगे तो 6 लाख रिफॉर्म हो जाते हैं। आप बहुत करीब से इस सेक्टर को देखते हैं, किस तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत आन पड़ी है इस समय, जो ज़रूरी हैं ताकि एक नेक्स्ट लेवल पर ये जो 3 लाख यूनिट हैं ये जंप कर पाएँ? भारत की समस्या बहुत बेसिक है। हमारे पास सफाई के कर्मचारी, हमारे पास सैनिटेशन इंस्पेक्टर, हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर विलेज वर्कर, हेल्थ की वार्निंग देने वाले लोग, हमारे पास बेसिक रख रखाव वाले इंजीनियर, हमारे पास पॉलिटेक्निक के बेसिक लोग, कोर काम जो है वहाँ पर हमारी कैपेसिटी कितनी है। हमने एक भारत, बढ़ता हुआ भारत, चमकता हुआ भारत तो बना लिया है, लेकिन ये जो बेसिक नट एंड बोल्ट वाला काम है, जिसमें कि लोगों की ज़िंदगियां साफ हों, स्वस्थ हों और वो अपनी कैपेबिलिटी और अपनी सामर्थ्य बढ़ा सकें, उसके लिए भारत की समस्याएं 140 करोड़ की आबादी के कारण बहुत बढ़ती जा रही हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लेवल पर, ग्रास रूट के लेवल पर बात हो रही है, तो आप खुद ही सोच लीजिए ना, क्या मैंने और आपने म्यूनिसिपैलिटी का वोट किया था? ये पहली समस्या है। जब वो हम करेंगे तब सड़क की क्वालिटी, सड़क की तस्वीरें आप देखते हैं कि ये देख लीजिए, भारत तो चांद पर उतर गया और यहाँ के गड्ढों की तस्वीरें हम देख रहे होते हैं। सारे बड़े शहर इस वक्त कुछ 1-2 किलोमीटर को छोड़ दें तो टूटते हुए शहर हैं, चरमराते हुए शहर हैं, ग्लोरीफाइड घेट्टों हैं। यहाँ पर हर तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत है। अर्बन गवर्नेंस और सिटी रिजुविनेशन भारत का बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बनने की उसकी ज़रूरत है, उससे छोटा काम नहीं है ये। एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही, वो नई एजुकेशन पॉलिसी के को लेकर कही, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई नौजवान जो है वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ऐसे ऐसे देश में जाते हैं कि उनका नाम सुन के लगता है कि अच्छा वहाँ पर भी मेडिकल की पढ़ाई करने जा सकते हैं। 75,000 नए मेडिकल सीट्स अगले कुछ सालों में ऐड होंगे, इस बात की उन्होंने घोषणा की। लेकिन उसके अलावा भी आप देखते हैं कि जब मेडिकल छात्र तैयार तो हो जाते हैं, वो गांव देहात में छोटी जगहों पर अपनी सर्विसेज नहीं देना चाहते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने ज़रूर इसकी कानूनन कंपल्सन किया है कि आपको 3 साल 4 साल आपको छोटी जगहों पर देना होगी अपनी सर्विसेज। क्या अभी भी ऐसा लगता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, उनकी वेजेस में कुछ कमी है, ताकि इसलिए वो छोटी जगहों पर नहीं जा रहे हैं, और सरकार को यहाँ पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि ये सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम भी है कि, और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार कर्तव्य वाली बात पर जोर देते हैं। और ये नहीं कहते कि सिर्फ नागरिकों का कर्तव्य, शासकों का भी और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं का भी कर्तव्य उसी का हिस्सा है कि गांव से शहर भागो, छोटी से बड़ी नौकरी में भागो। सेवा का भाव नहीं है इन दो क्षेत्रों में, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन के बारे में उन्होंने अपना नया पॉजिटिव, फ्यूचर रेडी, फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा बताने की कोशिश की है। तो उसके पीछे पेन क्या है? पेन है खराब परीक्षाएं, कैंसिल होती परीक्षाएं, मिली हुई नौकरी का बरसों बरस तक इंतज़ार। पिछले दिनों की घटनाएं आपको पता है, ये पेन पॉइंट है और ये युवाओं में असंतोष का एक सबसे बड़ा और मूल कारण है, कोई राजनीतिक कारण नहीं है। भारत में एजुकेशन और हेल्थ के लिए हमने काफ़ी कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया। सरकार को लगा कि काम चल रहा है, गरीब रिक्शे वाले का बच्चा किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, प्ले ग्रुप में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं था, जिसकी चेतावनी अभी हमको मिल गई जब दिल्ली में पानी भर आया। इसीलिए इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है। प्राइवेट शोषक, कमाने वाले लोगों के हाथ में इस धंधे को छोड़ दिया गया है। एजुकेशन और हेल्थ को वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रेगुलेट करने के साथ प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसे इसमें बढ़ाया जाए, इनकरेज किया जाए, ये भी सरकार के सामने एक चुनौती के रूप में है। और प्रधानमंत्री के भाषण में जब वो जिक्र करते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज वाले बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ उतने लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैपिटेशन फ़ी देनी पड़ती है, यहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है। इससे ज़्यादा आसान आप सोचिए,
रशियन देशों में और चाइना में भारत के लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसी का वो इशारा कर रहे थे। इसीलिए एजुकेशन में और स्किलिंग में भारत को बहुत तेज़ी से काम करना है। इस पर पूरा एजेंडा उनका जो था आज उस स्पीच में दिखलाई पड़ा आपको। जी संजय जी, गेमिंग को लेकर है ना समाज में एक नेगेटिविटी है। अगर आपके बच्चे वीडियो गेम ज़्यादा खेलते हैं तो ये कहा जाता है कि ये तो लड़का बर्बाद हो गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि गेमिंग एक बहुत बड़ा बाज़ार है और इस बाज़ार को भारतीय कंपनियों को कैच करने की ज़रूरत है। कितना पोटेंशियल है इस बाज़ार में? गेमिंग सब कुछ अब चूंकि एआई पावर्ड होने वाला है, तो गेमिंग, एआई और एनिमेशन, ये तीन ऐसे इलाके हैं जिसमें भारत काफ़ी कुछ कर सकता है। अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है, तब जबकि कोडर हमारे, प्रोग्रामर हमारे, गेमर हमारे पूरे भारत में तहलका मचाए हुए हैं। लेकिन भारत अभी इस जर्नी में, टेक की जो अगली जर्नी है उसमें इस वक्त थोड़ा पीछे है। जो पूरा एआई बना है ये दुनिया भर के डेटा पर बना है, भारत के डेटा की कमी है। इसलिए भारत का एआई दुनिया के कंज्यूमर फेसिंग एआई जैसा नहीं हो सकता। संभवतः सरकार इस बात को लेकर के सजग है। आने वाले दिनों में हमको ऐसा लगता है कि ये वो इलाके हैं जो एक प्रकार से सनराइज सेक्टर आप कह सकते हैं। इस पर मैं नंबर देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ के सेक्टर से ये सब आसानी से हो सकते हैं। जी, एक और ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ जिसकी चर्चा नहीं हुई, जो हमारे चर्चा के आखिरी हिस्से में सबसे ज़रूरी है, महिलाओं के बारे में स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किए बगैर उन्होंने बंगाल की घटना का जिक्र किया। ये जो रेप वाला किस्सा हुआ, किसी एक घटना पर भारत जो इतना उद्वेलित हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एनसीआरबी के क्राइम के आंकड़े देखिए, क्योंकि आपने गेमिंग का जिक्र किया, उससे जोड़ रहा हूँ। युवाओं के सामने जितना डिजिटल कंजम्पशन हो रहा है और वो जो खराब चीज़ें देखने में समय जा रहा है, उससे जो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो रहा है वो, और दूसरी तरफ ऐसी जघन्य घटनाएं और महिलाओं की ऐसी असुरक्षा, ये भारत के लिए एक शर्मनाक बात है। इसीलिए मोदी जी ने एक स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन क्रिएट करके दिया कि कोई सज़ा होती है तो उसका उतना कवरेज क्यों नहीं होता जितना गुनाह का होता है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों में डर क्रिएट करने के लिए तेज़ी से सज़ा, और बंगाल इसका उदाहरण बनना चाहिए कि सज़ा कब होगी, कितने दिनों में होगी, और उसके बाद उस सज़ा के बारे में पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो यही कहूँगा कि भारत में बढ़ता हुआ क्राइम ऑफ पैशन, जिसका संबंध आइसोलेशन से है, जो टेक्नोलॉजी कर रही है, जो भारत में अभी हम बाहर के हो रहे ट्रेंड को अपना रहे हैं, उस वजह से हो रही है। इस पर एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। अर्जेंट काम है, ज़रूरी काम है। बहुत ही बड़ी बात कही है आपने संजय जी कि क्रिमिनल का भय नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल में भय होना चाहिए। लेकिन एक जाते जाते आपसे एक टिप्पणी ज़रूर लेना चाहेंगे। जो दुनिया भर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंटरनेट एक महत्वपूर्ण अंश हो गया है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। भारत ने 5G बहुत तेज़ी से रोल आउट किया और 6G पे काम शुरू हो गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात लाल किले की प्राचीर से कही है। जब बाहरी निवेशक आता है तो उस पर इन सब बातों का, इन पैरामीटर्स का क्या असर पड़ता है? नहीं, वो ये मानता है बेसिकली कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। जो इश्यूज़ हैं वो लॉजिस्टिक्स के, जिसके कारण कॉस्ट कम होने के, प्रोडक्टिविटी के, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के हैं, और वो अगर एड्रेस हो जाए तो भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया भर से इस वक्त बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एक ज़रूरी डेस्टिनेशन बन सकता है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए खासकर इसकी पूरी गुंजाइश है। दरअसल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत ने अब ज़रा भी देर की तो जो चाइना प्लस 1 की बात हो रही थी, चाइना प्लस दुनिया देखेगी, वो बस हमसे मिस हो सकती है। इसमें एक और ज़रूरी बात है जो अभी चर्चा का विषय नहीं है। पश्चिम का गिरना, अमेरिका का कोरोजन, यूके की बिगड़ती हुई हालत, उसमें भारत की एक कंपनी का जाके इन्वेस्ट करना,
पूरे ग्लोबल एक प्रकार का ग्लोबल ऑर्डर रीसेट हो रहा है। भारत एक पोटेंशियल प्लेयर है, लेकिन उस पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर लेगा कि नहीं, उसी की जानकारी, उसी की अवेयरनेस और उसके लिए क्या करना है, ये मोदी जी की स्पीच में निकला। और आखिरी कमेंट एनडीटीवी से जोड़ते हुए करूंगा विकास, जब मोदी जी ने अपना भाषण इस पॉइंट पर खत्म किया कि 24/7 2047 के लिए काम करना है। 24/7 हमारा चैनल है। बिल्कुल बहुत आपने संदेश को जो पीएम की स्पीच में था उसके संदेश को विजिबल और इनविजिबल दोनों संदेश को दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी के लिए।